Fates of Yes. pyruvate. Yes, fates of pyruvate. अब अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको मैं जरा आप लोगों को समराइज कर दूं कि सबसे पहले हमने देखा मेटाबॉलिज्म। पहले तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स लॉकडाउन शो हो रही, स्लाइड शो नहीं हो रही मैम हो रही है बेटा, 1 मिनट वेट करें, 5-10 सेकंड हो जाएगी शो। मेरी तरफ से तो हो रही है, डिस्प्ले है स्लाइड्स। नहीं हुई शो? यस मैम हो रही है। ओके ओके, तो सबसे पहले हमने जब हमारे लेक्चर स्टार्ट हुए थे, हमने पढ़ना शुरू किया था बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को, तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासेस के बारे में पढ़ा, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। उन सब की हमने प्रॉपर्टीज देखी, एग्जांपल्स देखी, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च और ये वो, हमने ये सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद हम आगे किस पे, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे, जो हमने लॉकडाउन के बाद शुरू किया। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का कोर्स है तो हमने इसमें राउंड अबाउट तकरीबन हमने कार्बोहाइड्रेट्स वाले पोर्शंस को कवर करना है। तो अब मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स पहले हमने पढ़े थे, इनका क्या फायदा है, ये हमारे अंदर कहाँ पे यूटिलाइज होते हैं, हम इनसे कैसे एनर्जी हासिल करते हैं। और हमें पता है, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। आपको पता है ना, हमारे अंदर जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद कार्बोहाइड्रेट्स के बाद लिपिड्स होते हैं या फैट्स होते हैं, और फैट्स के बाद हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। सबसे इजीली जो ऑक्सीडाइज होके हमें एनर्जी देते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम लोग उसकी मेटाबॉलिज्म पर आ गए। मेटाबॉलिज्म में हमने सबसे पहले देखा कि इसको कैटाबोलाइज करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के लिए, आपको पता है ना, हमारी और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में कार्बोहाइड्रेट्स को एज अ डाइटरी स्टेपल यूज किया जाता है। यानी कि हमारा जो मेजर डाइट पोर्शन होता है, इट डिपेंड्स अपॉन कार्बोहाइड्रेट्स। इज इट क्लियर? सबको आइडिया है ना इस चीज का कि डाइटरी स्टेपल्स हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. क्योंकि हम लोग जो भी घर में खाना खाते हैं, मील्स हमारे जितने भी होते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, मोस्टली उसमें क्या शामिल होता है, रोटी, ब्रेड, यानी कि डबल रोटी भी जो हम बाहर से परचेज करते हैं, डबल रोटी होती है, ब्रेड होती है, पराठे होते हैं, राइस होते हैं, चावल, ये हमारे मेन है ना खाना, मील। तो जी मैम। ये किस पे मुश्तमिल होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं। और इसीलिए हम लोग अकेला सालन, अकेली ग्रेवी नहीं खाते, ठीक है, हमें साथ में या तो चावल खाने होते हैं या हम साथ में क्या खाते हैं, रोटी, या डबल रोटी, ब्रेड वगैरह, कुछ भी इस तरह की चीज हम खाते हैं। क्योंकि सालन से हमें उतनी, जो वेजिटेबल्स हैं या मीट है, हमें उससे उतनी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते जितनी अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं। तो नॉर्मली हमारे अंदर जितनी ऑक्सीडेशन होके एनर्जी हासिल करनी होती है वो कार्बोहाइड्रेट से हासिल की जाती है। इन केस ऑफ जैसे कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो फाकों पर है, जो खाना नहीं खा रहा, जिसको मील नहीं अवेलेबल, तो उसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो रिजर्व है आपकी बॉडी से खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जब आपकी बॉडी से रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं, फिर आपकी बॉडी शिफ्ट हो जाती है किस पर, फैट्स और लिपिड्स पर। फिर फैट्स और लिपिड्स की ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है, उससे एनर्जी हासिल की जाती है। और अगर उसके बावजूद भी आपको खाना मील नहीं मिल रहा, आप किसी ऐसी जगह पे लॉस्ट हो गए, घूम गए हो जंगल वगैरह में, कि आप वहां पे ये चीजें आपको मिल ही नहीं रही, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह आप खाना नहीं खा रहे हो, फिर क्या होता है कि फिर हमारे अंदर प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन, प्रोटीन्स की ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है। जब प्रोटीन्स की ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है, एनर्जी तो हमें मिल जाती है सांस लेने के लिए और अपने आप को जिंदा रखने के लिए, पर उससे क्या होता है, जैसे जैसे प्रोटीन्स ऑक्सीडाइज होती जाएंगी वैसे वैसे हमारा बायोमास, हमारा जो बॉडी का मास है, वो डिटीरियोरेट होता जाएगा, वो टूटता जाएगा, खत्म होता जाएगा। और ये कंडीशन इंतहाई सीवियर होती है कि अगर आपका बायोमास, आपका प्रोटीन मास डिग्रेड होना शुरू हो जाए, वो खत्म होना शुरू हो जाए, तो डेथ इज क्वाइट सर्टेन। फिर डेथ जो है वो क्वाइट सर्टेन हो जाती है, यकीनी हो जाती है कि अब डेथ ही है इसके आगे, क्योंकि इसके आगे फिर बॉडी, प्रोटीन्स के बाद क्या बच जाना है बॉडी में, कुछ भी नहीं बचना ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा मेजर सोर्स है एनर्जी हासिल करने का। हम कैसे एनर्जी हासिल करते हैं, हम जितने कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, क्योंकि आपको पता है हमारे अंदर ग्लाइकोजन है, वो भी टूटे तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है।
अगर हमने स्टार्चेस खाए हैं तो भी स्टार्च भी किससे बना हुआ है, ग्लूकोज से बना हुआ है, वो भी टूटे तो ग्लूकोज बनता है हमारे अंदर। गंदम, चावल वगैरह, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो टूट के हमारे अंदर ग्लूकोज बनाते हैं। तो ग्लूकोज को हम एनएरोबिकली, बेटा अपने माइक को ऑफ कर लें, ग्लूकोज को हम एनएरोबिकली ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। एनएरोबिकली का मतलब है कि ऑक्सीजन के बगैर, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम उसको ऑक्सीडाइज करके पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इतना हमने कर लिया था, ग्लाइकोलिसिस हमने कर ली। ग्लाइकोलिसिस में हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस होने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो होते हैं पायरुवेट। आज हमने अपने लेक्चर में ये पढ़ना है कि वो जो पायरुवेट हमारे पास प्रोड्यूस होता है उसके फेट्स क्या है। फेट्स मतलब आगे उसकी किस्मत क्या है, आगे उसके पास कौन कौन सी डायरेक्शंस है, आगे उसके पास कौन कौन से रास्ते हैं, वो कहाँ कहाँ पर जा सकता है, वो कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज हो सकता है। क्योंकि अगर हमने ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट को बनाया है तो पायरुवेट हमने ऑल इन वेन तो नहीं ना बनाया, हमने फजूल में तो नहीं बनाया, हमने उससे भी कुछ ना कुछ हासिल करना है। तो फेट्स ऑफ पायरुवेट में हम ये पढ़ेंगे कि पायरुवेट के आगे क्या किस्मत है, उसकी क्या डायरेक्शंस है, वो कहाँ कहाँ किन किन रास्तों पर जा सकता है, वो हमें कैसे कैसे फायदा पहुंचा सकता है, ठीक है। तो फेट्स ऑफ पायरुवेट में सबसे पहला है कि पायरुवेट जो हमारे पास प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलिसिस के बाद, उसको स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके मैम। ओके, तो हमारे पास जो पायरुवेट प्रोड्यूस होता है आफ्टर ग्लाइकोलिसिस, उसको फर्दर मेटाबोलाइज किया जाता है। मेटाबोलाइज करने के हमें पता है 2 तरीके होते हैं, या तो कैटाबॉलिज्म करवाई जाती है या एनाबॉलिज्म करवाई जाती है। पायरुवेट दोनों तरीके ही करता है, वो कैटाबॉलिज्म भी कर सकता है, एनाबॉलिज्म भी कर सकता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब कि पायरुवेट टूटेगा, टूट के कुछ और बनाएगा, या हमें एनर्जी देगा, या कुछ और मॉलिक्यूल्स देगा, ठीक है। एनाबॉलिक का क्या मतलब है कि पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स, उनकी जो कार्बन मॉइटी, कार्बन जो उनका फ्रेमवर्क है, कार्बन स्ट्रक्चर जो है, वो मिल मिल के कुछ और नया बना लेंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स कुछ और बनेंगे। पर जो इसके एनाबॉलिक फेट्स होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे उसको भी। पहले हमारा फोकस होगा कैटाबॉलिक रूट्स पे, क्योंकि कैटाबॉलिक रूट से हम लोग सब फेमिलियर है, सिर्फ हमें नेम्स का नहीं पता। अभी आप लोगों को नेम्स का पता चलेगा, फिर आप लोग कहोगे ओह ये तो हमने सारा एफएससी में पढ़ा हुआ है। तो ये सारा तकरीबन आप लोगों ने अपनी एफएससी में मेडिकल, प्री मेडिकल में पढ़ा हुआ है। अब कैटाबॉलिक रूट्स क्या होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर एग्जिस्टिंग कंडीशंस, कि उस वक्त बॉडी की कंडीशंस क्या हैं, बॉडी के अंदर सेल्स की कंडीशंस क्या हैं, बॉडी की कंडीशंस क्या हैं, उस पे कैटाबॉलिक रूट्स जो है वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला रूट क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड एरोबिकली, कि पायरुवेट को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है एरोबिकली। एरोबिकली मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको ऑक्सीडाइज कर लिया जाता है। अगर ऑक्सीजन के लेवल्स कम हो, ऑक्सीजन प्रॉपर नॉर्मल लेवल में नहीं है, तो फिर क्या किया जाता है, पायरुवेट को रिड्यूस कर दिया जाता है। सेकेंड रूट है रिड्यूस हाइपोक्सिकली। हाइपोक्सिकली का मतलब कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। रिड्यूस करना ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उलट होता है। आपको पता है ना, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है, या इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होते हैं, या हाइड्रोजन बाहर निकल रहा होता है। जबकि रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होते हैं, या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होता है, या हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है। तो ऑक्सीडेशन के बिल्कुल उलट है। तो सेकंड रूट कैटाबॉलिक रूट क्या है कि पायरुवेट को रिड्यूस कर दिया जाता है। यहाँ पे रिड्यूस का मतलब कम करना नहीं है, यहाँ पे रिडक्शन है। रिड्यूस का मतलब रिडक्शन करना है उसकी। रिडक्शन करके कैसे रिडक्शन करते हैं, हाइपोक्सिकली उसको रिड्यूस कर देते हैं। हाइपोक्सिकली मतलब लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन में। फिर थर्ड है हमारे पास कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एनारोबिकली। तीसरा कैटाबॉलिक रूट होता है पायरुवेट का कि उसको एनारोबिकली कन्वर्ट कर दिया जाता है एथेनॉल में। एनारोबिकली का मतलब कि जब ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है, आप ऐसी जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हो, ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे ऑक्सीजन के लेवल्स बहुत कम हो गए या है ही नहीं, बिल्कुल खत्म, तो उस केस में
क्या होता है कि जो पायरुवेट है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एथेनॉल में। अब ये जो तीनों चीजें, ये जो तीनों कैटाबॉलिक रूट्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पर हो सकते हैं। अभी मैंने बात की ना कि डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर एग्जिस्टिंग कंडीशंस, तो उनकी जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आया, हाँ जी, उस पर डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि इन तीनों कैटाबॉलिक रूट्स में से कौन सा रूट अपनाया जाता है। क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? मैम हाँ जी मैम, ये ऑक्सीडाइज्ड एरोबिकली, मैम इसकी समझ नहीं आई मैम, वो ना अंदर से आवाज ब्रेक हो गई थी, तो ओके, मैं मुझे जरा दोबारा बता दें। इट्स ओके, मैं दोबारा बता देती हूँ। आप लोग सबके पास नोटबुक्स खुली हुई हैं, आप लोगों के पास रजिस्टर और पेंसिल, जल्दी से खोल लें, जल्दी से, विद इन 2 सेकेंड्स, विद इन 2 सेकेंड्स, फटाफट। मैम जी, हाँ जी, मैम जी ये रिड्यूस्ड हाइपोक्सिकली इसका भी बता देना। ठीक है, मैं दोनों को ही दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फटाफट से अपने पास खोलें अपनी नोटबुक्स, अपनी रजिस्टर, कॉपी, पेंसिल, जो भी हैं आपके पास, डायरीज, उनको फटाफट खोलें। खुल चुकी? 2 सेकेंड्स हो गए कब के? यस मैम। ओके, टेबल बनाएं। एक तरफ लिखें ऑक्सीडेशन, एक टेबल बनाना है जिसमें बस आपने एक दरमियान में लाइन लगानी है, 2 कॉलम्स। अभी मैं आप लोगों के सामने भी, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड एंटर करके आप लोगों को साथ साथ भी शो करती हूँ। हाँ जी, ओके, ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को सामने स्लाइड पे? मैंने एक टेबल इंसर्ट किया है, तो एक साइड पे लिखें ऑक्सीडेशन, दूसरे साइड पे लिखें, अपनी कॉपीज पे लिखें फटाफट रिडक्शन। एक और टेबल बनाएं, ओके जी, एक और टेबल बनाएं 3 कॉलम्स का, उसमें लिखें एरोबिक, हाइपोक्सिक, और तीसरा लिखें एनएरोबिक। डन? यस मैम। ओके, वापस आ जाए पहले वाले टेबल पे जिसमें मैंने आप लोगों को लिखवाया था, एक साइड पे ऑक्सीडेशन, दूसरी साइड पे रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, these both are chemical procedures। ये क्या है? केमिकल प्रोसीजर्स हैं, केमिस्ट्री में होते हैं, चूंकि हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसका मतलब है बायो में भी होते हैं, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में भी आ गए। ऑक्सीडेशन क्या होती है? कोई भी केमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन, जिस रिएक्शन में किसी चीज में से ऑक्सीजन, ओ, मैं यहाँ पे ओ लिख रही हूँ, ओ माइनस हो रहा हो, यानी कि ओ बाहर निकल रहा हो, ओ माइनस हो रहा है, किसी चीज में से ओ बाहर निकल रहा है, तो वो क्या है? सॉरी, ओ ऐड हो रहा है, ये रिडक्शन था, ओ नेगेटिव। ओके जी, कोई भी रिएक्शन जिसमें किसी एक कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, तो क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। उसका बिल्कुल उलट रिडक्शन होती है। रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल उसमें से, यस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा हो, या
ऑक्सीडेशन और भी होती है, वो क्या होती है? जब हाइड्रोजन बाहर निकल रहा हो। अगर किसी मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब है वो वहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रही है। और इसका उलट हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो क्या है? रिडक्शन। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, स्मॉल ई होता है इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो वो क्या है? ऑक्सीडेशन। और इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, ये स्मॉल ई लगता है कि नहीं डलेगा। हाँ जी, हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हो तो वो क्या होती है? रिडक्शन। तो जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती है ना, ये साइमल्टेनियस होते हैं, यानी कि रिएक्शन के दौरान कम से कम 2 रिएक्टेंट्स तो इन्वॉल्व होते हैं ना। तो एक रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन हो रही होती है, दूसरे रिएक्टेंट की रिडक्शन हो रही होती है। समझ लगी आप लोगों को? और ऑक्सीडेशन में से इन तीनों कामों में से कोई एक काम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों काम होने, नहीं, कोई एक भी काम। अगर तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो बस ठीक है, इसका मतलब है वो ऑक्सीडेशन हो रही है वहां पे। अगर हाइड्रोजन निकल रही है इसका मतलब है कि उसमें वो ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हो रही है। तीनों काम इकट्ठे नहीं होते, तीनों में से कोई एक काम होता है। तीनों में से कोई एक काम भी हो जाए वो क्या है? ऑक्सीडेशन। और इन तीनों का बिल्कुल उलट काम क्या है? रिडक्शन। क्लियर? इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब हम वापस अपनी पहली स्लाइड पे चलते हैं, ऑक्सीडाइज। तो पायरुवेट को क्या किया जाता है? उसकी ऑक्सीडेशन कर दी जाती है। अगर पायरुवेट की ऑक्सीडेशन की जा रही है तो वहीं पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा जो क्या हो रहा होगा? रिड्यूस हो रहा होगा। जाहिर सी बात है ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो ये अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कहाँ से ऐड हो रहा है? कोई ना कोई इसको देने वाला भी होगा, तो देने वाला ये है। इसी तरह अगर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो कोई ना कोई उसको लेने वाला भी होगा। इस तरह अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो कोई ना कोई उसको लेने वाला भी होगा। तो ये जो पहला है, पहला कैटाबॉलिक रूट, इसमें क्या किया जाता है? पायरुवेट को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है, पायरुवेट की ऑक्सीडेशन की जाती है। पायरुवेट खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो कोई दूसरा वहां पे क्या होगा? रिड्यूस होगा। अब दूसरी बात आ जाती है एरोबिक। तो व्हाट इज एरोबिक? अगले टेबल पे आ जाएं जहां पे मैंने आप लोगों को लिखवाया एरोबिक, हाइपोक्सिक एंड एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है ओ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यस, O2 की प्रेजेंस है। मैंने प्रेजेंस को प्लस से शो कर दिया, ठीक है। O2 यहाँ पर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हाइपोक्सिक का क्या मतलब होता है? O2 क्या है? लेस क्वांटिटी में है। ये मैंने डाउनवर्ड एरो बनाया। डाउनवर्ड एरो नजर आ रहा है आप लोगों को? यस मैम, आ रहा है। ओके, तो ये डाउनवर्ड एरो हाँ जी, तो ये डाउनवर्ड एरो क्या शो कर रहा है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? कम है, डाउनवर्ड कम है, ठीक है। एनारोबिक, O2 बिल्कुल एब्सेंट, नो ऑक्सीजन। ठीक हो गया? यस। तो एरोबिक किसको कहते हैं? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को। हाइपोक्सिक किसको कहते हैं? लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन को। और लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। एनारोबिक किसको कहते हैं? कि बिल्कुल ही नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। बिल्कुल तो भी नहीं। यस मैम। बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब वापस आ जाए इस पर। ऑक्सीडाइज्ड एरोबिकली का क्या मतलब हुआ? कि ऑक्सीडेशन तो कर रहे हैं पर किसमें? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एरोबिकली। एरोबिक से एरोबिकली, ओके। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम पायरुवेट को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, पहला कैटाबॉलिक रूट। दूसरा कैटाबॉलिक रूट, जब ऑक्सीजन कम है, हाइपोक्सिक, हाइपोक्सिकली, जब ऑक्सीजन कम है फिर ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकती, फिर वहां पर क्या होता है? पायरुवेट रिड्यूस हो जाता है, पायरुवेट को रिड्यूस किया जाता है, यानी कि ये रिडक्शन करवाई जाती है। या तो ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है, या हाइड्रोजन ऐड करवाया जाता है, या इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवाए जाते हैं।
तो रिडक्शन करवाई जाती है, उसकी रिड्यूस करवाया जाता है हाइपोक्सिकली, ऑक्सीजन की कम लेवल्स में। जब ऑक्सीजन कम है, बॉडी को प्रॉपर लेवल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, फिर क्या होता है कि हमारे अंदर मौजूद जो पायरुवेट है ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो बना था उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। रिड्यूस क्यों किया जाता है ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि रिड्यूस क्यों किया जाता है। थर्ड कैटाबॉलिक रूट है, थर्ड उसको तोड़ने का जो रूट है वो क्या है, कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एनारोबिकली। जब बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक, एनारोबिक O2 नेगेटिव, जब बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है तब क्या किया जाता है कि इस पायरुवेट को जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद बना था उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, एथेनॉल में, और इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दोबारा बता दीजिए हाँ जी मैम, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दोबारा बता दें। मैंने सिर्फ इसमें यह बताया है कि जब ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती हमारे पास, हमारे सेल्स को या डिफरेंट दूसरे ऑर्गेनिजम्स को जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल रही होती, तब क्या होता है कि तब जो पायरुवेट है जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमारे पास बना था उसको कैटाबोलाइज कर दिया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। कैसे कि उसको एथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम एथेनॉल फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। आपको पता है ना, एथेनॉल को अल्कोहल भी कहते हैं, एथेनॉल इज अल्कोहल, तो इसलिए इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो मैम? इसकी एक क्वेश्चन भी थी, वो आप बता दें इसकी क्या है। आगे चल के हमने अभी इन तीनों को ही हमने डिस्कस करना है आज के लेक्चर में। इसकी क्वेश्चन आगे चल के मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां तक क्लियर हो गया सबको? यस मैम हो गया। यस ओके मैम हो गया। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि आप लोगों ने घर में कभी पिज्जा बेक किया है? किसी ने? नो मैम। किसी ने नहीं किया? यस मैम, अच्छा। मैंने किया है मैम। यस मैम किया है। ओके, तो आपको आइडिया होगा कि जब आप पिज्जा की डो बनाते हो तो डो में आप यीस्ट डालते हो। जी मैम। यीस्ट डाल के अब डो को अच्छी तरह से नीड करके, यानी कि उसको गूंथ के आप क्या करते हो, उसको अच्छी तरह से कवर करके रख देते हो। कवर करके रख देते हो ना थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा पौना घंटा। उसको कवर करके क्यों रखते हो? उसको कवर करके क्यों रखते हो? भूल जाती है मैम। ताकि वो यस, वहां पे क्या हो जाए, फर्मेंटेशन हो जाए। वहां पे यही एथेनॉलिक फर्मेंटेशन हो रही होती है। वहां पे जब यीस्ट डालते हो, यीस्ट के अंदर ऐसा स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो डो के अंदर मौजूद पायरुवेट और ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है, और उसको एनारोबिकली कन्वर्ट करता है। इसलिए हम उसको कवर करके रखते हैं। अगर आप उसको ओपन रख दोगे, उसमें ऑक्सीजन जाएगी तो एथेनॉल फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नहीं होगी। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नहीं होगी तो आपकी जो डो है वो राइज नहीं करेगी, वो सॉफ्ट नहीं होगी, वो फूलेगी नहीं। इसलिए आप उसको क्लिंग फिल्म के साथ या किसी लिड के साथ अच्छी तरह से कवर करके रखते हो ताकि उसमें एयर ना जाए। एयर नहीं जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी। ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो एथेनॉलिक फर्मेंटेशन हो सकेगी, जो कैसी हो रही है, एनारोबिकली हो रही है। क्लियर हुआ? थोड़ा सा आइडिया हुआ आपको इस चीज का कि एथेनॉलिक फर्मेंटेशन क्या है? यस मैम। अगर अभी भी यस मैम। अगर अभी भी किसी को पिज्जा और ये डो का नहीं आइडिया हुआ तो आज ही आप लोग कोई भी यूट्यूब चैनल पे जरा पिज्जा बेक करने की, पिज्जा डो बनाने की देखें रेसिपी। उसमें वो आप लोगों को कहेंगे कि यीस्ट डाल के उसको अच्छी तरह से नीड करके अच्छी तरह क्लिंग फिल्म के साथ रैप करके एयर से दूर, जहां पे हवा की क्रॉसिंग ना हो, उसको रख दे थोड़ी देर के लिए ताकि वो राइज हो जाए। एयर से दूर क्यों रखते हैं? ताकि वहां पे एनारोबिकली एथेनॉल प्रोड्यूस हो सके। क्लियर? यस। ओके, so जी नेक्स्ट इज दिस। जितने भी हमने कैटाबॉलिक फेट्स पढ़े हैं उन तीनों को यहाँ पे समराइज किया। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, ग्लूकोज। ग्लूकोज को 10 सक्सेसिव ग्लाइकोलिटिक रिएक्शंस के बाद
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इन 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स के आगे 3 डिफरेंट फेट्स हैं, कैटाबॉलिक फेट्स हैं कि वो कहाँ कहाँ पर किस किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। सबसे पहला फेट एरोबिक कंडीशंस में। जब एरोबिक कंडीशंस होती हैं यानी कि ऑक्सीजन लेवल हमें नॉर्मल मिल रहा होता है, तो हमारे अंदर जितना पायरुवेट प्रोड्यूस हुआ है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। ऑक्सीडाइज करके उसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाते हैं तो इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए को हम क्रेब्स साइकिल में या सिट्रिक एसिड साइकिल भी जिसको कहते हैं उसमें ऐड करवा देते हैं। जब वो उसमें ऐड होता है तो हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होते हैं और 4 मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रोड्यूस होते हैं। ये काम किस किस में होता है? ये काम एनिमल्स में होता है। अब हो रही है? यस मैम अभी। ओके ओके, तो ये काम किस किस में होता है? ये काम एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है। एनिमल्स में हम भी शामिल हैं। एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है, एंड मैनी माइक्रोबियल सेल्स अंडर एरोबिक कंडीशंस। और काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एरोबिक ऑक्सीडेशन कर सकते हैं एरोबिक कंडीशंस में। दूसरा फेट है ये वाला। इसमें क्या होता है कि हाँ जी मैम जी, जो ग्लूकोज से पायरुवेट में जब कन्वर्ट किया तो मैम पायरुवेट से आगे लैक्टेट में नहीं जाएगा कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम में जाएगा? बेटा हमारे पास 3 डिफरेंट कैटाबॉलिक फेट्स हैं। डिपेंड करता है कि वहां पे कंडीशंस कौन सी हैं। जो कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग पायरुवेट मूव करेगा। अगर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नॉर्मल लेवल, अभी तो हमने पढ़ा है कि अगर नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन होंगे तो उसको क्या किया जाएगा? ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा एरोबिकली। तो वो जो ऑक्सीडाइज किया जाता है एरोबिकली वो ये वाला पाथवे होता है। ठीक है, अब हम दूसरे वाला पढ़ रहे हैं। ये दूसरे वाला, पहला हमने ये वाला पढ़ा था ऑक्सीडाइज एरोबिकली, जिसमें उसको हम एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा है रिड्यूस्ड हाइपोक्सिकली। अब ये जो रिडक्शन है हाइपोक्सिकली, इसमें क्या किया जाता है कि जब हाइपोक्सिक कंडीशंस होते हैं यानी कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होते हैं या एनारोबिक कंडीशंस होती है, कभी कभार बिल्कुल ही एनारोबिक कंडीशंस भी हो जाती है, उस दौरान क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल में प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। सॉरी, लैक्टेट वाला ये थर्ड वाला है जिसमें एनारोबिकली हम ये वाला एनारोबिकली जिसमें हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू एथेनॉल। ठीक है, ये तीसरा पाथवे है कि जिसमें हम उसको क्या करते हैं? एनारोबिकली या हाइपोक्सिकली एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन टू एथेनॉल इन यीस्ट। तो यीस्ट जो हम डालते हैं अपनी पिज्जा की डो में, वो क्या होती है? वो यही वाली यीस्ट होती है और वो यही काम करती है। वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको राइज कर देती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो वो गैस जब किसी चीज में शामिल होगी तो वो फूल जाएगा। ठीक है, जो सेकंड पाथवे था हमारा वो था एनारोबिक कंडीशंस या हाइपोक्सिक कंडीशंस में। उसमें क्या किया जाता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है कि इस दौरान होता क्या है? फर्मेंटेशन टू लैक्टेट इन विगरसली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल। किस किस में होती है? ये हमारे अंदर भी हो सकती है। कब होती है हमारे अंदर? हमें ऑक्सीजन कब अवेलेबल नहीं होती? वैसे तो हमें हर वक्त ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। हाइपोक्सिक या एनारोबिक कंडीशंस हमारे लिए कब पैदा होती हैं? एनीवन? मैम जब हम हाई लेवल माउंटेन्स। अच्छा, माउंटेन्स के अलावा? मैम रिवर में, मतलब कि उधर भी ऑक्सीजन हमें नहीं मिलती। अच्छा, उसके अलावा? किसके दौरान? एक्सरसाइज के दौरान। यस, तो लैक्टेट मोस्टली कब प्रोड्यूस होता है? मैंने ये पूछा कि हमें ह्यूमन बींग्स को कब ऐसी कंडीशंस का सामना करना पड़ता है कि हमारे सेल्स को नॉर्मल लेवल में ऑक्सीजन नहीं मिलती, हम हाइपोक्सिक कंडीशंस में चले जाते हैं या एनारोबिक कंडीशंस में। कब ऐसी कंडीशंस हमारे पास आती हैं? तो उसका आंसर है एक्सरसाइज के दौरान।
ठीक है। एक्सरसाइज जब हम बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं तो आपको पता है एक्सरसाइज करने के बाद, या अगर आप घर में कोई बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, कोई एक्टिविटी, कोई स्ट्रेनुअस एक्टिविटी, आज घर में मेहमान आने वाले हैं, आपको बहुत काम करना है, आपकी मेड भी नहीं आई, आपने सफाइयां भी खुद करनी है घर की, और आपने कुकिंग शुकिंग भी करवानी है अपनी मदर के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ आपने हेल्प करवानी है, तो आप थक जाते हो, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो नॉर्मल लेवल से आप जब ज्यादा काम करते हो, ये मतलब वो एक्सरसाइज करना, तो आप फील करते हो, या बाजार चले जाओ, आप फील करते हो आपकी टांगों में क्रैम्प्स पड़ गए हैं, आपकी लेग्स में क्रैम्प्स पड़ गए हैं, आपकी बाजू में क्रैम्प्स पड़ गए हैं, वो सख्त सख्त रिजिड हो जाती हैं, जिनको हम उर्दू में खलियां भी कहते हैं। आइडिया है किसी का इस चीज को कि नहीं? जी मैम। कभी नहीं, जी जी कभी नहीं आप Yes, लोगों को ma'am. क्रैम्प्स एलर्जी हुई है। नो मैम, पढ़ती है मैम। पड़ते हैं ना, ज्यादा हंसने पे भी पड़ जाते हैं, ज्यादा हंसे तो एब्डोमेन में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं ना, मैम ये खलियां पड़ती हैं। एब्डोमेन दर्द करने लग जाता है, बिल्कुल खलियां पड़ जाती हैं, इसको जी, खलियां कहते हैं। वो खलियां कैसे पड़ती हैं? जब हम बहुत ज्यादा वर्क कर रहे होते पड़ती हैं? मैं यही बताने लगी कि जब हम बहुत ज्यादा वर्क कर रहे होते हैं ना, इसको हम कहते हैं कि हम ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब हम ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे मसल्स को एनर्जी हासिल करने के लिए ज्यादा ग्लूकोज चाहिए और ज्यादा एटीपी चाहिए, यही बात है ना? जी मैम। जब हम ज्यादा काम कर रहे हैं, हमारे मसल्स जब ज्यादा काम कर रहे हैं, तो मसल्स को काम करने के लिए एटीपी चाहिए। एटीपी कहाँ से आनी है? ग्लूकोज से आनी है। ग्लूकोज ने ग्लाइकोलिसिस करनी है तो हमें एटीपी मिलनी है और पायरुवेट मिलना है, ठीक है। अब जो पायरुवेट तो प्रोड्यूस हो गया हमारे पास, पर हम काम इतना ज्यादा कर रहे हैं कि हमें जितनी एटीपी चाहिए ना, उतनी हमारे अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही, क्योंकि आपको पता है आगे जो क्रेब्स साइकिल होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में नहीं हो सकती। तो पायरुवेट के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसीलिए जब हम ज्यादा काम करते हैं या हम भागते दौड़ते हैं, हमारा सांस फूल जाता है। हमारा सांस क्यों फूलता है? क्योंकि बॉडी उसको कवर अप करने की कोशिश कर रही होती है, अंदर ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है एटीपी बनाने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए। उतनी ऑक्सीजन अंदर जा नहीं रही होती जितनी एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो वहां पर फिर क्या किया जाता है? सांस हमारा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद फूल जाता है, तेज हो जाता है, ताकि ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जाए। फिर भी वो पूरी नहीं पड़ती, फिर भी वो ऑक्सीजन पूरी नहीं पड़ती, और हमारे जो मसल्स हैं वो एनारोबिक या हाइपोक्सिक कंडीशन में चले जाते हैं कि उनको ऑक्सीजन प्रॉपर लेवल में नहीं मिल रही। ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होनी, सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होनी तो क्रेब्स साइकिल नहीं होना, क्रेब्स साइकिल नहीं होना पायरुवेट से आगे तो एनर्जी नहीं मिलनी। फिर पायरुवेट क्या करता है? फिर पायरुवेट एनारोबिकली लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो लैक्टेट एसिडिक कंडीशंस होती है, लैक्टेट खुद एसिडिक होता है। तो जब आपकी मसल्स में एसिड ज्यादा सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि वहां पे एज इट इज आपके मसल्स उसको बर्दाश्त करेंगे? नहीं, मसल्स वहां पे टॉट हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं एसिड की वजह से, पीएच कम हो जाती है वहां पे। तो वो जो फिर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, वो रिजिड टू टच होते हैं। जब आप उसको टच करते हो अपने उस आर्म के और लेग के पार्ट को, तो वो आपको सख्त फील होते हैं। वो इसी वजह से होती है क्योंकि वहां पे लैक्टेट एक्यूमुलेट हुआ होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें क्रैम्प्स पड़ते हैं, पर ये आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे ही आपकी स्ट्रेनुअस एक्टिविटी खत्म होती है, तो वो लैक्टेट वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा, एक काम तो ये हो गया कि ये जो लैक्टेट प्रोड्यूस होता है, ये हमारे मसल्स में भी प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा एरिथ्रोसाइट्स में भी प्रोड्यूस होता है। इन एरिथ्रोसाइट्स किसको कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स को। तो ये रेड ब्लड सेल्स में भी प्रोड्यूस होता है। इन सम अदर सेल्स, इसके अलावा कुछ और सेल्स में भी प्रोड्यूस होता है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी लैक्टेट प्रोड्यूस किया जाता है। पायरुवेट को फिर लैक्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कंडीशंस पूरी नहीं है, ऑक्सीजन कम है। ओके, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस। ओके, चलें जी, नेक्स्ट में मूव करते हैं। अब हमने इनकी डिटेल पढ़नी है। सबसे पहला था ऑक्सीडाइज एरोबिकली, तो ये वाला ऑक्सीडाइज्ड एरोबिकली। अब हमने इसको पढ़ना है कि जो ऑक्सीडाइज एरोबिकली होता है ये क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले एरोबिक ऑक्सीडेशन। नंबर 1, pyruvate is oxidized to yield the acetyl group of acetyl coenzyme. pyruvate को
ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है किसमें, एसिटाइल ग्रुप में। पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑक्सीडेशन के थ्रू किसमें, एसिटाइल ग्रुप में। और वो एसिटाइल ग्रुप जो होता है कोएंजाइम ए का पार्ट बनके क्या बन जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना दिया जाता है। क्लियर? आपको याद होगा ग्लाइकोलिसिस के बाद आप लोगों ने एफएससी में जब किया था कि ग्लाइकोलिसिस के बाद आपके पास एक 2 स्टेप रिएक्शन होता है जिसमें आप एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस करते हो, उस एसिटाइल कोएंजाइम ए को क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करवाते हो। आइडिया है? अगर अभी आप लोगों के पास एफएससी की बुक्स हो बायो की, तो आप लोगों का आई थिंक फर्स्ट ईयर का है चैप्टर नंबर 11, उसमें देख सकते हो। क्रेब्स साइकिल से ऊपर एक बॉक्स बना हुआ होता है और उसमें क्या होता है, उसमें आप पायरुवेट को कन्वर्ट करते हो किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। बेसिकली पायरुवेट को आप कन्वर्ट करते हो एसिटाइल ग्रुप में, उस एसिटाइल ग्रुप को कोएंजाइम ए के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। क्लियर? The acetyl group is then oxidized completely to carbon dioxide by the citric acid cycle. अब ये जो एसिटाइल ग्रुप हमारे पास बना था, जो कोएंजाइम ए के साथ जोड़ दिया हमने, इस एसिटाइल ग्रुप को हम क्या करते हैं, एंटर करवा देते हैं क्रेब्स साइकिल में। जैसे ही वो क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होता है तो एसिटाइल ग्रुप को एंटर करवा दिया जाता है और कोएंजाइम ए वापस पीछे छोड़ दिया जाता है ताकि अगला नया पायरुवेट से बनने वाला एसिटाइल ग्रुप को कोएंजाइम ए के साथ जोड़ दिया जाए। अब ये जो एसिटाइल ग्रुप है, ये जो क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर हो गया, ये मजीद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पर पहुंचकर ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करके इसको क्या बना दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैसे? बाय क्रेब्स साइकिल या बाय सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको TCA साइकिल भी कहते हैं। The electrons from these oxidations are passed to oxygen molecule through a chain of carriers known as electron transport chain (ETC) in mitochondria to form water molecules. अब जब हमारे पास ये रिएक्शन होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, और ये जो पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हुई है इनटू एसिटाइल ग्रुप, इन दोनों कामों के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि NADH बन रहा होता है, FADH बन रहा होता है। आपको पता है NADH और FADH में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, फ्री नहीं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। वो रिड्यूस फॉर्म होती है ना, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए होते हैं। NADH FADH क्या होती है, रिड्यूस्ड फॉर्म होती है। तो रिड्यूस्ड फॉर्म में हमें पता है इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हुए हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से गुजार के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तक ले जाते हैं। जब वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तक पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं और ये ऑक्सीजन क्या करता है, 2 प्रोटॉन्स के साथ रिएक्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल बना देता है। इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम ATP में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये है पूरी एरोबिक ऑक्सीडेशन। क्लियर? ये सारी वही है जो हमने FSC में पढ़ी थी। थर्ड पॉइंट कौन सा पॉइंट? थर्ड पॉइंट। अच्छा, अभी मेरे पास बुक नहीं है, ठहरे 1 मिनट, मैं आप लोगों को अभी सर्च करके दिखाती हूँ। कनेक्ट रहे मेरे साथ आप लोग, बल्कि मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन साथ ताकि आप लोगों को पता चले मैं क्या कर रही हूँ। ओके जी, तो स्क्रीन शेयर हो रही है, मैंने गूगल खोला है। यस मैम। ओके, यस मैम हो रही है। ओके, मैं गूगल में इमेजेस पे गई हूँ, इमेजेस पे मैं कर रही हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ pyruvate. So this is the oxidation of pyruvate. This is good. अब ये देखें यहाँ पर, अच्छा ये एक वीडियो है, हम वीडियो नहीं देखते, हम सिर्फ इसको देखते हैं,
डायग्राम को, ये ऊपर देखें, ये पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड का मतलब पायरुवेट। नजर आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। जी मैम आ रहा है। ओके, तो आप लोग अब यहाँ पर ये देखें कि ये ओके, ये देखें ये क्या है, पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट। इस पायरुवेट को ऑक्सीडाइज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, एसिटाइल ग्रुप में। ये 2 कार्बन, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप में ब्रेक हो रही है। अब ठीक हुई है मैम? ठीक है। ओके, यहां पर देखें, ये है पायरुवेट जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के बाद बना था, ठीक है। इस पायरुवेट में आप देखें ये 1 2 3 कार्बन एटम्स है। ये इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल है। इस पायरुवेट के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज किया जाता है जब इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं एरोबिकली। एरोबिकली का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्या किया जाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया जाता है, ये CO2, ये बाहर निकल गया। नजर आ रहा है आप लोगों को? ये CO2 बाहर निकल गया, पीछे बचे बस ये 2 कार्बन। तो इन 2 कार्बन के साथ एज इट इज क्या किया जाता है, कोएंजाइम A जोड़ दिया जाता है। तो ये एसिटाइल ग्रुप हो गया और ये कोएंजाइम A हो गया। तो क्या बन गया हमारे पास, एसिटाइल कोएंजाइम A। जब हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाता है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि इस दौरान एक NAD के मॉलिक्यूल को NADH में कन्वर्ट किया जाता है। NADH का क्या मतलब हुआ, NAD के अंदर एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। जब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन कहते हैं ना। अभी मैंने आप लोगों को बताई थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। यस मैम। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो ये ऑक्सीडेशन हो गई इसकी, पायरुवेट की। और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये क्या होगी, इसकी रिडक्शन होगी। मैंने बताया था साइमल्टेनियसली दोनों काम होते हैं। जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है वहां पे ही किसी ना किसी दूसरे मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो रही होती है। जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो वहां पे किसी दूसरे मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पर देखें ये NAD की रिडक्शन हो रही है और वो क्या बना रहा है, NADH। अब ये जो NADH है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं कि ये NADH जब जरूरत पड़ती है ना, इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन बना के निकाल देता है। प्रोटॉन जब निकलता है ना तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के साथ बाहर निकले हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हम ट्रांसफर करवाते हैं किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ट्रांसफर करवा के ऑक्सीजन तक ले जाते हैं। जब ऑक्सीजन तक ले जाते हैं तो फिर हमारे पास वहां पर वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है और उस दौरान हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये वाला इतना मैकेनिज्म समझ आ गया आप लोगों को कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है और इसकी रिडक्शन हो रही है। यस मैम। क्लियर हो गया Yes, इतना? ma'am. अब मैं आप लोगों को अगली चीज बताती हूँ जो आप लोगों को थर्ड स्टेप समझ में नहीं आया। वो क्या है, मैं आप लोगों को भी दिखाती मैम हूँ। ट्रांसपोर्ट क्या है ये भी बता दें। क्या कह रही हो? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है ये। हाँ, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या है, ये पायरुवेट जो है साइटोसोल में प्रोड्यूस होता है। आपको पता है ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है, ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में होती है। जबकि क्रेब्स साइकिल और जो पायरुवेट की ऑक्सीडेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले लेकर जाया जाता है। कैसे लेकर जाया जाता है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है, प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोटीन होती है यहाँ पर प्रेजेंट, जो पायरुवेट को कैरी करके उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेकर जाती है। उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ओके, पायरुवेट खुद ब खुद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकता साइटोप्लाज्म से। ओके जी मैम। स्टूडेंट्स, जी, आप मैम। लोगों को अगर समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे पूछा करें, और अगर समझ आ जाती है मैं आप लोगों से पूछती हूँ तो आप लोग एटलीस्ट मुझे रिस्पांस दिया करें, मुझे टाइमली बताया करें कि जी आ गई है। ठीक है?
जी ओके ओके, अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थर्ड स्टेप। कौन सी वाली डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाऊं जहां से आप लोगों को इजीली समझ आएगी? ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ओके, ये देखिए, अब जो हमारे पास ऑक्सीडेशन के दौरान जब हमने पायरुवेट की ऑक्सीडेशन कर दी थी तो हमारे पास NADH प्रोड्यूस हुआ था ना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। स्टूडेंट्स, यस मैम, हुआ था। है ना, वो NADH और इसके अलावा हमारे पास क्रेब्स साइकिल के दौरान FADH भी प्रोड्यूस होता है। ये NADH और FADH2 क्या करते हैं, NADH वापस से क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि ये रिड्यूस फॉर्म थी, ये वापस से क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। जब ये ऑक्सीडाइज होती है तो NAD प्लस बनता है, साथ में प्रोटॉन्स बनते हैं। आप देख रहे हो इन दोनों के ऊपर प्लस साइन है। अगर इन दोनों के ऊपर प्लस साइन है इसका मतलब है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव होते हैं। वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाते हैं, इस कॉम्प्लेक्स के पास। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के पास आए, इस कॉम्प्लेक्स से इस कॉम्प्लेक्स के पास, इससे इसके पास, इससे इसके पास, इससे इसके पास आते आते ये कहाँ पर आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आ गए। ठीक है, ऑक्सीजन के पास जब आए और वहां पे 2 प्रोटॉन्स मिले तो ये क्या बन गया, वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। तो ये जो NADH से और FADH से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये देखिए ये एरोज जो शो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से गुजरते 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 किसके साथ ऐड हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाते हैं। तो इस ऑक्सीजन में जैसे प्रोटॉन्स शामिल होते हैं तो ये वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन ने यहां से लेके यहां तक का सफर किया है, ये थर्ड स्टेप था। ठीक है, अब इस दौरान क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ATP बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। क्लियर? ये समझ लगी आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। मैं आप लोगों को एक और दिखाती हूँ। ये देखें, ये आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम बहुत कम आवाज आ रही है। बहुत कम आ रही है आवाज। मैम नहीं आ रही। 1 मिनट है। अब आ रही थी, अब आ रही थी आवाज? बिल्कुल हल्की हल्की सी मैम आ रही है, हल्की हल्की सी। ये हल्की हल्की आएगी क्योंकि यूट्यूब की वीडियो है। जी मैम। आप लोग सब लोग अपने माइक्स को ऑफ कर लो और अपने स्पीकर्स को हाई पे कर लो ताकि आप लोगों की आवाज इसकी सही से आए। बेटा अपने अपने माइक्स ऑफ कर लें। अब इसको गौर से acid cycle, oxidation of organic molecules results in creation of reduced coenzymes such as NADH. These coenzymes transport nitrogens to the nutrient transport chain, which is
तो ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है कि NADH और FADH वगैरह जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को दे रहे हैं और NAD को वापस वहीं पे छोड़ रहे हैं पीछे ही। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसमें से गुजर रहे हैं, ये सारे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें से, और प्रोटॉन्स जो हैं H+ वो ऊपर हम आउटसाइड दिस सेल जो है, आउटसाइड दिस सेल नहीं होते बेसिकली, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे वो बैक्टीरिया का दिखा रहे हैं पर डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का है, ठीक है। मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भेजी जाती है। तो ये देखें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डाउन चेन से नीचे को मूव कर रहे हैं, ऊपर से नीचे को। तो जब भी ऊपर से नीचे करते हैं एनर्जी रिलीज होती है। ये देखें आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल्स, ये प्रोटॉन और ये ऑक्सीजन, ये आपस में मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये एंजाइम ATP सिंथेज जो एनर्जी इनके मूविंग डाउन में रिलीज हुई थी उस एनर्जी को ATP सिंथेज ATP में कन्वर्ट कर देता है। तो अब आप लोगों को क्लियर हुआ? यस मैम हो गया। इतनी स्लो आवाज। जी मैम हो गया है। हो गया ना? तो वो अब यही बात यहाँ पर कर रहे थे कि सबसे पहले पायरुवेट को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। ऑक्सीडाइज कैसे किया जाता है? उसको एसिटाइल ग्रुप बना दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया जाता है। एसिटाइल ग्रुप को कोएंजाइम A के साथ जोड़ के एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाता है। इस एसिटाइल कोएंजाइम A को क्या करते हैं? क्रेब्स साइकिल के अंदर डालते हैं। तो क्रेब्स साइकिल के अंदर जब डलता है तब भी NADH और FADH2 प्रोड्यूस होते हैं और पहले स्टेप के दौरान भी NADH प्रोड्यूस हुआ था। ये जो NADH और FADH2 होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से गुजरते हुए एट द एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिल जाते हैं। इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जब इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं साथ में प्रोटॉन्स भी मिल जाते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स टॉप टू बॉटम नीचे को मूव कर रहे होते हैं उस दौरान एनर्जी भी रिलीज होती है। उस एनर्जी को ATP सिंथेज जो है वो ATP बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। क्लियर? तो इस तरह से हमें हमारे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें तकरीबन 32 मॉलिक्यूल 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस के बाद हमें हमारे पास क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है पायरुवेट की। उसके बाद क्रेब्स साइकिल किया जाता है। क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जाती है। अब जाके वो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ है और उस एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमारे पास जो टोटल ATP बनती है वो तकरीबन 32 टू 34 या 36, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, पर 32 टू 36 के दरमियान है कोई, या 32 है या 34 है या 36, इतने मॉलिक्यूल्स हमें ATP के मिलते हैं। क्लियर? इसको कहते हैं एरोबिक ऑक्सीडेशन। तो ये फेट है, ये एक किस्मत है कि पायरुवेट एरोबिकली ऑक्सीडाइज होता है। क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज हाइपोक्सिक रिडक्शन। इसको एक दफा आप लोग रीड करें। Okay, so what is hypoxic reduction? Hypoxic reduction क्या है? ये सेकंड वाला स्टेप जिसमें अगर हमारे पास नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन नहीं है
तो फिर क्या किया जाता है, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। अगर ऑक्सीजन कम है तो पायरुवेट को हम रिड्यूस कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। रिडक्शन का हमें पता है क्या होती है, या तो उसमें से ऑक्सीजन निकाल देते हैं, या हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं। अब चलें जी हम इसको पढ़ते हैं। हाइपोक्सिक रिडक्शन का बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये होना शुरू हुई। द अर्लीस्ट सेल्स लिव्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट डिवाइड ऑफ ऑक्सीजन। जो सबसे पहले जब जिंदगी वजूद में आई थी, जब सेल्स वजूद में आए थे, तो वो सेल्स ऐसे एनवायरनमेंट में थे, पैदा हुए जिस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन तो बहुत बाद में रिलीज हुई है, बहुत बाद में बनी है, जबकि लाइफ जो बहुत पहले ओरिजिनेट हो चुकी थी, तब ऑक्सीजन नहीं थी जमीन पे। तो डिवाइड ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के बगैर, एनारोबिक। तो जब कोई जानदार ऑक्सीजन के बगैर रह रहा है तो उसको भी अपने फूड मॉलिक्यूल से, अपने फ्यूल से एनर्जी हासिल करनी है। एनर्जी हासिल करने के लिए फिर उसने स्ट्रेटजीज डेवलप की। तो द अर्लीस्ट सेल्स लिव्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट डिवाइड ऑफ ऑक्सीजन एंड हैड टू डेवलप स्ट्रेटजीज। और उनको हर हाल में कोई ना कोई स्ट्रेटजीज डेवलप करनी थी फॉर ड्राइविंग एनर्जी, ताकि वो एनर्जी हासिल कर सकें फ्रॉम फ्यूल मॉलिक्यूल्स। फ्यूल मॉलिक्यूल्स जो भी वो खाते हैं, जैसे हम लोग ग्लूकोज वगैरह खाते हैं, तो ग्लूकोज से हमने एनर्जी हासिल की थ्रू एरोबिक ऑक्सीडेशन। तो अब वो वाले सेल्स जिनको ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं थी, उनको भी अपने लिए कोई स्ट्रेटजीज डेवलप करनी थी, क्योंकि ये वाला जो ऊपर वाला काम है एरोबिक ऑक्सीडेशन का, ये तो ऑक्सीजन में होना है, ऑक्सीजन के बगैर तो ये हो नहीं सकता था। तो फ्यूल मॉलिक्यूल से एनर्जी हासिल करने के लिए उनको कोई ना कोई स्ट्रेटजीज डेवलप करनी पड़ी अंडर एनारोबिक कंडीशंस, उन कंडीशंस में जब उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी। इसी तरह उन्होंने जो स्ट्रेटजीज डेवलप की, उनमें से कुछ स्ट्रेटजीज आज मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स में भी पाई जाती हैं, और वो स्ट्रेटजी है हाइपोक्सिक रिडक्शन की। हम भी यही काम करते हैं, और वो लोग, वो जो जानदार थे, वो भी यही काम करते थे कि वो लैक्टेट में या एथेनॉल में कन्वर्ट कर देते थे, क्योंकि ऑक्सीजन तो होती नहीं थी। तो एनारोबिकली या हाइपोक्सिकली वो अपने फ्यूल मॉलिक्यूल्स को पायरुवेट से लैक्टेट या एथेनॉल में कन्वर्ट करते थे। तो most modern organisms have retained the ability to continually regenerate NAD+ during anaerobic glycolysis. तो बहुत से ऑर्गेनिजम्स के पास अभी भी ये तरीकाकार है कि वो एनारोबिकली ग्लाइकोलिसिस कर सकते हैं, और एनारोबिकली जब ग्लाइकोलिसिस करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, NAD+ प्रोड्यूस होता है। आपको पता है ना, ग्लाइकोलिसिस के दौरान NAD+ भी प्रोड्यूस होता है। By transferring electrons from NADH to form a reduced end product such as lactate or ethanol. फिर क्या किया जाता था कि उस पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया जाता था, किसमें, लैक्टेट में या एथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कि वहां पर जो NADH मौजूद है, पायरुवेट बनता है जब, उस दौरान उस NADH को NAD में कन्वर्ट कर देते हैं। NAD में जब कन्वर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, हमें पता है ना, अभी हम वो वीडियो भी देखिए। इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को पायरुवेट के अंदर ऐड करवा दिया जाता है। जैसे ही वो पायरुवेट के अंदर ऐड होते हैं तो पायरुवेट की क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। हमें पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। पायरुवेट में जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए तो वो रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होके वो क्या बन जाता है, लैक्टेट या एथेनॉल बन जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस मैम। हाइपोक्सिक रिडक्शन क्या है? बहुत स्टार्ट में जो एनिमल्स तो इंसाल्स जो ओरिजिनेट हुए थे, जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रही थी जहाँ पे उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी। तो उन्होंने अपने लिए स्ट्रेटजीज डेवलप की। वही स्ट्रेटजीज आज के मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स के पास भी मौजूद हैं। और उन स्ट्रेटजीज में से कौन सी स्ट्रेटजीज हैं? यही वाली, हाइपोक्सिक रिडक्शन एंड एनारोबिक कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एथेनॉल। तो ये बेसिकली कैसे होती है कि जब हम पायरुवेट प्रोड्यूस करते हैं ग्लाइकोलिसिस के दौरान, उस दौरान हमारे पास NADH प्रोड्यूस होता है। उस NADH को हम क्या करते हैं, वापस से ऑक्सीडाइज करते हैं। जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। उन इलेक्ट्रॉन्स को पायरुवेट के अंदर ऐड कर दिया
जाता है। जैसे वो पायरुवेट में ऐड होते हैं तो पायरुवेट की रिडक्शन हो जाती है। पायरुवेट की रिडक्शन होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में या एथेनॉल में। दूसरी तरफ NADH जो है वो ऑक्सीडाइज होकर NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो NAD+ होता है ये हमें हर हाल में चाहिए होता है फॉर फर्दर जनरेटिंग एनर्जी। मजीद एनर्जी बनाने के लिए हमें हर हाल में NAD+ चाहिए। और NAD+ बनाने मैम के जी, लिए हमारे, हाँ जी मैम जी पहले पायरुवेट की पहले ऑक्सीडेशन होती है फिर रिडक्शन होती है। बेटा ये डिफरेंट तरीके हैं। जो पहला तरीका था वो रह गया, वो खत्म। अब हम दूसरे ट्रेड के दूसरे तरीके की बात करें, वो उस तरीके की बात करें जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है या बहुत कम है ऑक्सीजन, फिर ये काम होता है, फिर ऑक्सीडाइज नहीं होता वो। मैम जी आप कह रहे हैं ना कि मैम जी जब ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुवेट बन गया तो मैम हाँ फिर जी, उसमें से इलेक्ट्रॉन हमने निकालना नहीं है, तो मैम वो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो हाँ ऑक्सीडेशन ही होगी उसकी। यस 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 उस तरह से यस। पर वो एनारोबिक ऑक्सीडेशन है, इसको बस याद रखना है, एनारोबिक या हाइपोक्सिक यानी कि ऑक्सीजन के बगैर। ठीक है, हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सॉरी मुझे समझ नहीं लगी थी, मुझे लगा आप पिछले वाले रिएक्शंस की बात कर रहे हो। हाँ जी, इसमें यही होता है कि पायरुवेट को क्या कर दिया जाता है, पायरुवेट को रिड्यूस कर दिया जाता है और NADH को ऑक्सीडाइज किया जाता है। ठीक है, पायरुवेट को रिड्यूस किया जाता है, NADH को ऑक्सीडाइज किया जाता है। NADH ऑक्सीडाइज होकर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करके NAD+ बना देता है। जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो इलेक्ट्रॉन्स पायरुवेट में ऐड हो जाते हैं, तो पायरुवेट बन जाता है लैक्टेट या एथेनॉल। क्लियर? तो इसमें पायरुवेट की ऑक्सीडेशन नहीं होती, पायरुवेट की रिडक्शन होती है और NADH की ऑक्सीडेशन होती है। एक चीज की ऑक्सीडेशन होनी होती है, एक चीज की रिडक्शन होनी होती है। पायरुवेट यहाँ पे रिड्यूस होता है। क्लियर? क्लियर हो गया मैम। ओके चलें जी नेक्स्ट। ड्यूरिंग स्ट्रेनुअस एक्टिविटी ऑफ मसल्स, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि जब हमारे मसल्स बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, मसल्स में लो ऑक्सीजन कंडीशन हो जाती है। लो ऑक्सीजन कंडीशन को हम हाइपोक्सिया भी कहते हैं, हाइपोक्सिक कंडीशन भी कहते हैं। हाइपोक्सिक कंडीशन में NAD+ प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, हाइपोक्सिक कंडीशंस हैं जब, तब क्या होता है, NAD+ प्रोड्यूस नहीं होता। जो हमने अभी पहले YouTube पे जो मैंने अभी आप लोगों को डायग्राम जो दिखाई थी उसमें हम देखा था ना, जब हम ऑक्सीडाइज कर रहे थे, ये वाला जब काम कर रहे थे तो NADH से NAD+ प्रोड्यूस हुआ था। तो NAD+ हमें मजीद चाहिए होता है आगे क्रैब साइकिल वगैरह करवाने के लिए। यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रही, ऑक्सीडेशन नहीं होनी तो फिर क्या होता है, NAD+ भी प्रोड्यूस नहीं होता। और NAD जो है वो इसेंशियल होता है फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के लिए। पायरुवेट को जब हमने फर्दर ऑक्सीडाइज करना है, उसको क्रैब साइकिल में एंटर कराना है, उसके लिए NAD मस्ट चाहिए होता है। वो जब होता नहीं है फिर क्या करते हैं, NAD+ must therefore be regenerated in some other way। तो NAD को हमें किसी और दूसरे तरीके से बनाना पड़ता है, और वो दूसरा तरीका कौन सा है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, अब इससे हम क्या करते हैं, पायरुवेट इज रिड्यूस्ड टू लैक्टेट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH। तो पायरुवेट को क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, किसमें, लैक्टेट में, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH। क्लियर? यस मैम। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? Some tissues and cell types such as erythrocytes which have no mitochondria and thus cannot oxidize pyruvate to carbon dioxide produce lactate from glucose even under aerobic conditions। कुछ सेल्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि जिनको ऑक्सीजन अवेलेबल होती है पर फिर भी वो एरोबिक ऑक्सीडेशन, ये एरोबिक ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसकी एग्जांपल है erythrocytes की। erythrocytes रेड erythrocytes, some tissues जैसे कि जिनमें erythrocytes हैं, erythrocytes हम किसको कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स को। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो एरोबिक ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं सकती।
क्योंकि हमने देखा था ना एरोबिक ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेकर जाते हैं प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, चाहे ऑक्सीजन है, माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, तो एरोबिक ऑक्सीडेशन हो नहीं सकती। इसलिए वहां पे भी एनारोबिकली एरिथ्रोसाइट्स के अंदर पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। करते कैसे हैं? The reduction of pyruvate is catalyzed by an enzyme known as lactate dehydrogenase. एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम pH 7 पे ऑप्टिमम वर्क करता है, ठीक है। और ये क्या होता है? 2 स्टेप रिएक्शन होता है। 2 स्टेप रिएक्शन का क्या मतलब है कि सबसे पहले ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है, एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है कि पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। लैक्टेट में कन्वर्ट करने के लिए को एंजाइम चाहिए होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये पायरुवेट है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप। NADH को NAD+ में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और इसको रिड्यूस कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप वैसे का वैसे ही रहा, हाइड्रोजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया ना, हाइड्रोजन की एडिशन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो ये क्या हो गई? इसकी रिडक्शन हो गई और इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें ऐड हुए हैं। यहाँ से NADH ने जो इलेक्ट्रॉन्स छोड़े वो इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिए ऑक्सीजन ने, और यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया और यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो ये क्या हो गई? रिडक्शन हो गई। रिडक्शन के साथ साथ NADH ऑक्सीडाइज हुआ है, क्लियर। अब इस दौरान क्या होता है कि लैक्टेट बन जाता है। द लैक्टेट फॉर्म्ड कैन बी रीसाइकल। अब जो लैक्टेट बना है हमारे पास, इसको हम रीसाइकल भी कर सकते हैं। रीसाइकल कैसे करते हैं कि जब हमारी बॉडी की स्ट्रेनुअस एक्टिविटी खत्म हो गई, जब दोबारा से ऑक्सीजन लेवल्स पूरे हो गए, तब ये जो लैक्टेट बना हुआ था, जो खलियां हमारे अंदर डली हुई थी, उन वो खलियां आहिस्ता आहिस्ता डिजोल्व होना शुरू हो जाती हैं। कैसे डिजोल्व होना शुरू हो जाती हैं कि लैक्टेट को ब्लड के थ्रू लिवर में पहुंचा दिया जाता है। लिवर में उस लैक्टेट को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे ही वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो हमारी जो खलियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती हैं, जैसे जैसे लैक्टेट जो लिवर में जाता जाता है। तो आफ्टर 1 डे और 6, 7, 8 आवर्स हमारी जो खलियां होती हैं, हमारे जो क्रैम्प्स होते हैं, वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप फील करते हो कि अब आपकी आर्म में वो जो रिजिडनेस थी वो अब नहीं रही। और वो कब होती है? जब आप मस्कुलर एक्टिविटी, स्ट्रेनुअस एक्टिविटी को खत्म कर देते हो, ड्यूरिंग द रिकवरी फ्रॉम स्ट्रेनुअस मस्कुलर एक्टिविटी, क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने की है, और वो क्या है कि जब हमारे पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज से हमने टोटल लैक्टिक एसिड बनाया, ऐसे ही हुआ था ना, ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड या लैक्टेट। इसमें आप देखें कि जो CH रेशियो है वो सेम रही है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C3H6O3। कार्बन टू हाइड्रोजन की रेशियो चेक करें, 1:2:1। यहाँ पे क्या रेशियो है? 1:2:1। यही रेशियो बन रही है ना? स्टूडेंट्स आप लोग सुन रहे हैं? यस मैम, सुन रहे हैं। यस मैम। ओके, तो अब ये देखें, आप लोगों को समझ लगी इस चीज की कि जो CH रेशियो है वो सेम रही। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल थे, 12 मॉलिक्यूल थे, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 1:2। और यहाँ पे 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1:2। तो CH की रेशियो HC की रेशियो क्या रही? सेम रही। रेशियो सेम है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन भी हुई है, रिडक्शन भी हुई है, फिर भी CH के रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ा और हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP भी बन गए। क्या बन गए? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP भी बने। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP कैसे बने कि ये जो NADH से NAD हमारे पास प्रोड्यूस होता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, एक NADH के मॉलिक्यूल से हमारे पास एक ATP प्रोड्यूस हो जाता है, तो 2 NADH से हमारे पास 2 ATP प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए? ATP भी प्रोड्यूस हुए, आर प्रोड्यूस्ड एंड CH रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन सेम, और जो CH रेशियो होती है वो सेम रहती है। तो ऐसे तमाम रिएक्शंस जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही हो और CH रेशियो भी चेंज ना हुई हो और ATP भी प्रोड्यूस हो रही हो, तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं फर्मेंटेशन रिएक्शंस।
ठीक है, ये यहाँ पर नीचे जो इंस्टेंट नोट्स गिवन है, नोट्स में पढ़ें. Although conversion of glucose to lactate includes 2 oxidation reduction steps. 2 oxidation reduction के steps जरूर होते हैं, but there is no net change in the oxidation state of carbon. पर oxidation state में कोई difference नहीं आता. In glucose and lactic acid, the CH ratio is the same. CH ratio भी same रहती है. Nevertheless, ताहम क्या होता है? Some of the energy of the glucose molecule has been extracted by its conversion to lactate. जब ग्लूकोज से लैक्टेट बन रहा होता है उस दौरान थोड़ी सी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है. वो एनर्जी इनफ होती है टू गिव अ नेट यील्ड ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, कि उससे टोटल जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी नेट यील्ड बन जाती है फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंज्यूम. फर्मेंटेशन इज द जनरल टर्म फॉर सच प्रोसेसेस. तो फर्मेंटेशन हम इन तमाम रिएक्शंस को कहते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज नहीं होती, CH रेशियो भी चेंज नहीं होती और हमें ATP भी मिल जाती है. तो तमाम ऐसे रिएक्शंस को फर्मेंटेशन रिएक्शंस कहते हैं which extract energy as ATP but do not consume oxygen or change the concentrations of NAD or NADH. Fermentations are carried out by a wide range of organisms, many of which occupy anaerobic niches, and they yield a variety of end products, some of which find commercial uses. तो fermentation के हमें पता है बहुत सारे commercial फायदे भी हैं, जिनमें से एक फायदा पिज्जा बेक करना, पिज्जा बनाना. मैम जी. क्लियर? हाँ जी मैम जी, ये जो ऊपर ग्लूकोज का और लैक्टिक एसिड का आपने लिखा हुआ है फार्मूला, यस मैम उनमें तो कार्बन और हाइड्रोजन, मैम उनमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो है वैल्यू, मैम एक में 6 है एक में 3 है, तो मैम ये कैसे सेम रहेगी इनकी रेशियो सेम रहती है. चले मैं आप लोगों को यहाँ पे ऐड करके दिखाती हूँ. चलें जी, लिखें अपनी नोटबुक से, लिखें C6 H12 and O6. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें. C6 किस टेबल पे जा रहा है? कौन सा टेबल है? 6 1s are 6, 1 आ गया. यस मैम. 2s are 12, 2 आ गया. यस मैम. दोबारा 6 1, दोबारा 6 1s are 6. यस मैम. ठीक है, अगला लिखें. अगला क्या है हमारे पास? लैक्टिक एसिड या लैक्टेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C3H6O3. O3. ओके, यस मैम, आगे समझ मैम. हो गई समझ? ठीक है जी. तो यहाँ पर देखें मैम जी आगे समझ. 1s are 3, 3 2s are 6 and 3 1s are 3. रेशियो क्या रही? 1:2. हमने यहाँ पे ऑक्सीजन की रेशियो नहीं देखनी, सिर्फ C और H की रेशियो देखनी है. तो H over C की रेशियो क्या हुई? 2:1. अगर C into H की लें तो 1:2. क्लियर? तो वो रेशियो तो दोनों में सेम रही, इसलिए हम कह रहे हैं कि रेशियो सेम है. जब रेशियो सेम है तो क्या होता है, यहाँ पे टोटल NADH और NAD की क्वांटिटी पे भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, क्योंकि आप देखें जब ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट किया तब 2 NAD के मॉलिक्यूल ने NADH बना दिया. जब पायरुवेट से हमने लैक्टेट प्रोड्यूस किया तब वही 2 NADH के मॉलिक्यूल यूज होके NAD+ बन गए. तो ओवरऑल तो कोई NADH का चेंज नहीं हुआ, ओवरऑल कोई NAD का चेंज नहीं आया हमारे पास, ओवरऑल कोई हमारे पास CH रेशियो का चेंज नहीं आया, ओवरऑल हमारे पास कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं आया. पर इतना कुछ करने के बावजूद भी जब कोई चेंज भी नहीं आ रहा, फिर भी हमारे पास एनर्जी बन गई, फिर भी एनर्जी हमें मिल गई. तो जो एनर्जी है ना, तो ऐसे जितने भी रिएक्शंस होते हैं जिनमें हमें एनर्जी मिल जाती है पर ओवरऑल कोई स्टेट चेंज नहीं हुई होती, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन रिएक्शंस कहते हैं. क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? यस मैम. ओके ओके, मैं एक और आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ. ओके, आप लोग खुद भी ऐसी चीजें सर्च करते रहा करें, क्योंकि समटाइम्स वीडियोस देख के आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाती है. मैं एनिमेशन लगाती हूँ क्योंकि आई ऑलवेज प्रेफर एनिमेशंस. तो ये देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग लग रही है, मैंने पहले इसको देखा नहीं है.
process as you would aerobic cellular respiration. It can't be too picky when oxygen isn't around. Okay, so recall what glycolysis is from our cellular respiration video. In glycolysis, you take glucose, and it gets converted into pyruvate. This takes a little ATP cost to actually start it up, but overall, per glucose, you make 2 net ATP molecules, and you also produce 2 NADH. Recall that NADH is a coenzyme and an electron carrier. We also need to mention that NADH didn't just poof appear as a product. No, because NAD plus actually was reduced to NADH when you reduce electrons. And if the product's reduced and oxidized from using, remember the famous wheel code. Lose electrons, oxidize, gain electrons, reduced. So NADH to NAD plus is oxidation because it loses electrons, and NAD plus to NADH is reduction because it gains electrons. Now NADH, the electron carrier, would normally deliver the electrons gained to the electron transport chain. It is this aerobic cellular respiration. Once losing their electrons, NADH will be oxidized into NAD plus and be ready to be involved all over again in glycolysis. But there is no electron transport chain in this fermentation process, so we have to regenerate the NAD plus somehow. NAD plus is needed here after all for glycolysis to continue. Fermentation therefore adds another resistant to the act of glycolysis, a step to further generate NAD plus. This happens because fermentation allows NADH to give its electrons to the electron acceptor, which, if the two fermentation examples we are active, would either be active-related or hypothalamic itself. So here we go with 2 types of fermentation, which both result in different products from pyruvate. Alcoholic fermentation is done by some types of yeast. So first, glycolysis happens, which yields 2 net ATP, 2 pyruvate, 2 NADH. Now, we need this step to regenerate the NAD plus so we can keep doing glycolysis. The 2 pyruvate is used with the ultimately produce carbon dioxide and 2 alcohol. But the derivable of pyruvate cycle acetaldehyde can act as an electron acceptor in this process, so the 2 NADH will oxidize to 2 plus. So the glycolysis can start over. Since alcohol is a waste product in this process, this is why many yeasts are used to produce alcoholic products. Yeast also can do alcoholic fermentation into the world. And the carbon dioxide product we mentioned is emitted in the environment. And to use an active alcohol leads to the short fermentation in the environment, and that would be the making process. Lactic acid fermentation has done by some such as for exercise protein. While glucose cells can do aerobic cellular respiration, they can shift to lactic acid fermentation if they experience an oxygen debt. This can happen if you're working out very intensely, or your body is unable to deliver a sufficient amount of oxygen to them by their demand. Just like alcohol fermentation, we start with glycolysis that yields the 2 ATP, 2 pyruvate, 2 NADH. But then we need a step to regenerate NAD plus, and the step is a bit different from alcohol fermentation. The 2 pyruvate on the active side ultimately yield 2 naphthalate. The pyruvate will act as an electron acceptor, allowing NADH to be oxidized to NAD plus. So the process can start over. By the way, this lactate product, or specifically its other form of lactic acid, has only been known for the necessaries that occurs after enzymes. I can mention some areas as a doctor discussed, but there's some recent research that may contradict them. For instance, check out our further readings in terms of lactic acid fermentation. Fermentation is a really remarkable process. Although it does make us appreciate So students, क्लियर हुआ आप लोगों को ये?
स्टूडेंट्स यस मैम। क्लियर हो गया आप लोगों को? जी मैम। ओके, तो हमारी क्लास का टाइम भी खत्म हो गया। आप लोगों की नेक्स्ट कोई क्लास है? जी मैम मैथ की यस है। मैम मैथ्स की ओ, है। यस मैम मैथ की क्लास है। मैम ओके ठीक है। अटेंडेंस ले ले। हाँ जी, मैंने अटेंडेंस ले ली। आप लोग लीव कर सकते हो बेटा। ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके मैम, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम अल्लाह मेरी हाफिज। भी लगा दे। बेटा मैम। सबकी लगा दी, बेटा सबकी लगा दी है मैंने। ओके मैम। मैम रिसीव कीजिए मैम। हाँ जी, मैंने बेटा लगा दिया आपकी भी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।